तो पिछले क्लास में आपने देखा होगा कि हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था स्फेयर्स की वजह से, है ना, जिसमें आपको मैंने सॉलिड स्फेयर और हॉलो स्फेयर दोनों को डिस्कस किया था। सॉलिड में कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। तो आपने सारा फॉर्मूला ढंग से याद कर लिया होगा, ऐसा मैं सोच रहा हूं, और आपने नोट्स भी बना लिए होंगे, है ना। वो डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावे जो ग्राफ बनाए गए इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस वाले, उन ग्राफ को भी ढंग से प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि आप ये मान के चलो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्जाम्स में इसके ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं, है ना। तो एक बार हम लोग थोड़ा रिवाइज कर लें। जैसे याद करो, सॉलिड कंडक्टिंग लो या हॉलो कंडक्टिंग लो, इन दोनों में ज्यादा कुछ याद करना तो है नहीं, क्योंकि इन दोनों का रिजल्ट जो था वो एकदम सेम था। दोनों के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? जीरो। सरफेस पे जो फील्ड था वो कितना था भाई? Q/4πε0r²। ये फील्ड जो था ये इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, σ/ε0, जहां सिग्मा क्या था आपका? सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है दोस्तों। अब ये दोनों ही फील्ड ऐसा था जैसे कि सेंटर के ऊपर पॉइंट चार्ज रख दो तो भी सरफेस पे यही फील्ड निकल के आएगा। तो देखो, अंदर में हो गया जीरो, सरफेस पे इतना फील्ड हो गया। इसके बाद आउटसाइड पॉइंट के लिए तो फॉर्मूला आया था Q/4πε0 स्मॉल r², जहां स्मॉल r क्या था आपका? डिस्टेंस। ठीक है दोस्तों। चलो, ग्राफ इसका कैसा था? ग्राफ देखो, इनिशियली आपका ग्राफ r सरफेस तक पहुंचने तक फील्ड आपका कितना था? जीरो। तो उस केस में आपका ग्राफ इस टाइप से हो जाएगा, और फिर सरफेस पे आते के साथ फील्ड जो हो जाता था आपका Q/4πε0r²। एंड उसके बाद फिर ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाओगे फील्ड घटता चला जाता था। तो ये हमारा रिवीजन हो गया सॉलिड कंडक्टिंग और हॉलो कंडक्टिंग का। फिर था सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। अब ये एकदम बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट इसमें आया था। इसमें सेंटर पे फील्ड था जीरो, लेकिन इनसाइड में सेंटर से जैसे जैसे तुम आगे बढ़ रहे थे फील्ड की वैल्यू बढ़ रही थी। फॉर्मूला क्या था दोस्तों? KQX/RQ। K कूलम्बिक कांस्टेंट है, 1/4πε0 लिख सकते हो। सरफेस पे इतना ही फील्ड जितना सॉलिड कंडक्टिंग का था, इसके भी सरफेस के लिए x का वैल्यू r रख दिए थे, तो ये फॉर्मूला निकल के आ गया था। और सरफेस से बाहर जैसे ही निकलते थे हम लोग, फिर से फील्ड आपका घटने लगता था, लाइक दैट, जैसे इनका है। तो इसका ग्राफ भी आपको याद होगा। इनसाइड में स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, जैसे जैसे सेंटर से सरफेस तक आए फील्ड बढ़ती गई, और उसके बाद एक मैक्स पे पहुंचने के बाद सरफेस पे फील्ड आपका डिक्रीज होने लगा। तो आई होप कि आप इन सभी चीजों को ढंग से पढ़ रहे होंगे और आप इसको लगातार याद करते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो आज का क्लास क्यों खास है? देखो, मैंने तुम्हें बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ाते समय कि हमें ढेर सारा फील्ड अभी तक दिखा है। पॉइंट चार्ज का दिखा, इनफाइनाइट रॉड का दिखा, सेमी इनफाइनाइट रॉड का दिखा, आर्क का दिखा, सर्कुलर रिंग का दिखा, स्फीयर में भी तीनों स्फीयर्स के दिखे। लेकिन ऑल दोज फील्ड्स आर नॉन यूनिफॉर्म बिकॉज दे डिपेंड ऑन डिस्टेंस। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिस्टेंस पे। दैट्स व्हाई दे आर नॉन यूनिफॉर्म। लेकिन अपने को एक ऐसे फील्ड की तलाश है दोस्तों जो यूनिफॉर्म हो, जो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड ना करे। तो आज हम आपको बताएंगे कि यूनिफॉर्म फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है, यूनिफॉर्म फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है। तो आपको हेडिंग से पता लग रहा होगा कि कौन है वो। तो देखो हेडिंग क्या दिया हुआ है। हेडिंग दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग थिन शीट्स, है ना। प्लेन होगा निश्चित तौर पे, प्लेन शीट्स यहां पे छूट गया, थिन प्लेन शीट। अब ये क्या है वो मैं भी समझाऊंगा आपको।
लेकिन आज आप एक ऐसे फील्ड को देखेंगे जो यूनिफॉर्म फील्ड है। यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब समझ गए, ऐसा फील्ड जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो, कांस्टेंट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास इस इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए जो कि यूनिफॉर्म फील्ड प्रोड्यूस करेगा। रिजल्ट भी आप देख लेंगे। ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, अब हम लोग ये सोचते हैं कि ऐसा नॉन कंडक्टिंग थिन शीट जो प्लेनर होगा वो मिलेगा कहां, और दूसरी बात है कि इसको डिराइव करके रियल लाइफ में फायदा क्या होगा। क्योंकि देखो, कभी भी जब तुम फिजिक्स पढ़ो तो इस बात को समझो कि फिजिक्स हम लोग इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि हमारे सिलेबस में, फिजिक्स इसलिए पढ़ते हैं हम लोग क्योंकि फिजिक्स का यूज है, कहीं ना कहीं इसका यूज रियल लाइफ में किसी सर्किट में होगा या कहीं तो होगा। तो अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो इसका जवाब है बिल्कुल सही, इसका यूज है। इसके बाद जब हम लोग पोटेंशियल पढ़ लेंगे तब नेक्स्ट चैप्टर होगा कैपेसिटर। कैपेसिटर एक चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट, और कैपेसिटर में इसकी बहुत जरूरत तुम्हें पड़ने वाली है। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जिसके प्लेट्स के बीच में यूनिफॉर्म फील्ड की जरूरत होती है, और यूनिफॉर्म फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए हमें इसी स्ट्रक्चर को देखना होगा। सवाल यह है कि ये इनफाइनाइट शीट, इनफाइनाइट का मतलब समझते हो ना, जैसे मान लो प्लेन शीट का मतलब ये हो गया, मैं एक दिखाता हूं एग्जांपल। मान लो ये पेपर का टुकड़ा है, ये पेपर का टुकड़ा एकदम थिन है, थिन जो लिखा हुआ ना यहाँ, थिन का मतलब ये हुआ कि जितना थिन सोच सकते हो, स्मॉलेस्ट पॉसिबल, उतनी इसकी थिकनेस क्या है, कम है। आप इमेजिन कर लो कि बहुत एक दो मॉलिक्यूल की थिकनेस है, बस ऐसा मानते हैं हम लोग। अब तुम कहोगे कि सर ठीक है, मान लिया ये प्लेनर शीट है जिसकी लेंथ है, विड्थ है, इस तरीके से है, लेकिन फिर तुम बोलोगे कि सर ये इनफाइनाइट तो नहीं है, ये तो फाइनाइट है, इसकी लंबाई भी और इसकी चौड़ाई यानी लेंथ विड्थ तो दी गई है, दिख रही है, दिस इज लेंथ, दिस इज विड्थ, फिर ये इनफाइनाइट कैसे हो गई? तो समझो मेरी बात को, फाइनाइट या इनफाइनाइट एक रिलेटिव टर्म है। सचमुच में कोई चीज इनफाइनाइट नहीं है, वो एक रिलेटिव टर्म है। देखने पे कोई जो चीज किसी को फाइनाइट लगेगी वो किसी के लिए इनफाइनाइट हो जाएगी। कोई ये कैसे होगा सर? तो देखो मेरे पीछे ये बोर्ड है, अगर इस बोर्ड को दूर से मैं देखूंगा तो इसकी लेंथ और विड्थ मेरे को दोनों दिखेगी, तो उस केस में ये बोर्ड हमारे लिए क्या हो जाएगा, फाइनाइट, मतलब इसकी लंबाई निश्चित है। लेकिन जस्ट आप सोचो कि इस बोर्ड को बहुत नजदीक से, अब तुम अपने रूम में प्रैक्टिस करके देखना, अपने दीवार को या कोई भी चीज को एकदम क्लोज में जाके देखना, अपने आईज को एकदम टच करवा दो, तब देखना कि तुम्हें लगेगा कि चारों तरफ बोर्ड ही बोर्ड फैला हुआ है। मतलब ऐसे सोचो कि अगर तुम जिस रूम में हो, तुम्हारे लिए वो रूम है, लेकिन एक चींटी के लिए या उससे भी छोटा एक बैक्टीरिया के लिए वो रूम नहीं है, वो पूरा कंट्री है, देश है। उसको दूर दूर तक लगेगा कि अरे क्या फैला हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये बोर्ड को हम लोग इनफाइनाइट कंसीडर कर सकते हैं, इस पेज को भी हम लोग इनफाइनाइट कंसीडर कर सकते हैं। कब इनफाइनाइट कंसीडर करेंगे? जब बहुत नजदीक से जाके देखेंगे। दूर से देखेंगे तब तो दिखाई पड़ेगा कि नहीं ये तो फाइनाइट है, लेकिन बहुत पास वाले पॉइंट के लिए ये हमारे लिए कैसा बिहेव करेगा, इनफाइनाइट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब हम लोग जो यहां कैलकुलेशंस करेंगे उसमें ये मान के चलेंगे कि जो पॉइंट्स हमने कंसीडर किया है, जो पॉइंट्स हमने लिए हैं, वो प्लेट के बहुत पास हैं। ऐसा क्यों मानेंगे? ऐसा इसलिए मानेंगे ताकि हम मान सकें कि वो प्लेट मेरे लिए कैसा बिहेव करे, इनफाइनाइट। ओके, तो तुमसे कोई भी पूछे कि यार इनफाइनाइट प्लेट्स कैसे पॉसिबल है, इनफाइनाइट शीट्स कैसे मिलेंगी, तो सीधा जवाब आपका होगा कि ये वो प्लेट्स या शीट्स होती है जिनके लिए कैलकुलेशन उनसे बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे किए जाते हैं। यही शीट्स आपकी फाइनाइट बिहेव करेगी, मतलब ये सारा डेरिवेशन फेल हो जाएगा अगर इनसे बहुत दूर
चले जाएंगे, लेकिन कुछ पास में रहेंगे तो वो यूनिफॉर्म फील्ड पैदा करेगा, या जो भी करेगा वो आज हम लोग देख लेंगे। ओके, तो चलो हम लोग कैलकुलेशन शुरू करते हैं। तो इनफाइनाइट सीट का मतलब भी तुम्हें समझ में आ गया। और दूसरी बात है थिन क्यों लिया गया, ताकि हम ये मान के चल रहे कि एक ही एरिया पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। नॉन कंडक्टिंग का मतलब चार्ज को जहां रख दिया गया चार्ज वही है, इधर उधर फैल नहीं रहा है। ओके, तो चलो हम लोग एक प्लेट के लिए काम करेंगे। और फिर मैं याद दिला दूं कि इसे पढ़ना बहुत जरूरी है। इसके डेरिवेशंस तो तुम्हारे बोर्ड्स में आएंगे, लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो आपको अगले चैप्टर यानी कैपेसिटर में भी काम आएगा। तो इसलिए इस डेरिवेशन को आप अच्छे से देखिए कि ये फील्ड कितना निकल के आ रहा है। ओके, ठीक। तो बच्चों, तो देखो मैंने एक प्लेन शीट बनाया है आपके सामने में। ये आपका एक प्लेन शीट है और देखो इसके ऊपर मैंने यूनिफॉर्मली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। और ये काफी थिन है। थिन बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप एक ही लेयर मान के चलना कि चार्ज का है, एक लेयर, सिंपल, एक सरफेस, एक लेयर। अब जैसे यहां तो तुम्हें लग रहा है ना कि ये लेंथ खत्म हो गई, लेकिन तुम मान के चलो कि ऊपर भी बहुत लेंथ है, विड्थ भी बहुत ज्यादा है, मतलब इनफाइनाइट है, एज्यूम करके चलो। अब इस सीट से x डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है। अब दोस्तों हम लोग को इस P पॉइंट पे इसकी वजह से फोर्स फील्ड निकालनी है। कैसे निकालेंगे? तो हमें याद आया कि ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केस में हम लोग यूज किसका कर सकते हैं, तो गॉस लॉ का, है ना। गॉस लॉ से ये कैलकुलेट हो जाएगा। तो देखो क्या करते हैं अभी, पहले जरा याद करो, एक काम करते हैं, पहले इसके ऊपर चार्ज कितना होगा। तो दोस्तों जब भी इनफाइनाइट स्ट्रक्चर होता है तो नेट चार्ज के बजाय डेंसिटी दी जाती है। जैसे याद होगा तो मैं इनफाइनाइट रॉड में मैंने क्यू लेने के बजाय लैम्डा लिया था। लैम्डा क्या था? लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब क्या हुआ? टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। ठीक इसी तरीके से यहां पे अगर देखें तो यहां पे क्या है, ये भी इनफाइनाइट स्ट्रक्चर है। तो एब्सोल्यूट चार्ज के बजाय हम लोग अभी डिराइव जो करेंगे उसमें डेंसिटी मान लेते हैं। लेकिन चूंकि यहां पे चार्ज एरिया में बटा हुआ है, इसलिए यहां सरफेस यानी एरिया, टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, लेंथ एंड विड्थ। तो हम लोग यहां पे हमने मान लिया कि यहां पे जो चार्ज डेंसिटी है वो है प्लस सिग्मा। सिग्मा क्या है दोस्तों? तो सिग्मा अपना जो है वो है चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी। चलो ठीक है, अब क्या करें, कैसे कैसे करें, यहां पे कैसे गॉसियन सरफेस अज्यूम करें। तो देखो गॉसियन सरफेस कैसे ले सकते हैं। ऐसे यहां गॉसियन सरफेस लेने का बहुत सारा तरीका है। सिलेंडर भी ले सकते, क्यूब भी ले सकते, बस सिमेट्री होनी चाहिए। अच्छा, आपको याद होगा ईएफएलएस में, तो मैंने ईएफएलएस में ऑलरेडी आपको बता रखा है कि इनफाइनाइट सीट का ईएफएलएस यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाला वीडियो आप जाके देख लेना। मैंने आपको बता रखा है कि इलेक्ट्रिक लाइंस जो होंगी वो इस प्लेन के, जैसे मान लो ये अपना प्लेन है, जैसे ये प्लेन है, तो ये आपका हो गया प्लेन सीट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, इस पेन को देखना, मार्कर को देखना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखा रहा है, मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर हर जगह से परपेंडिकुलर लाइंस इधर निकलेंगी। तो इधर भी निकलेंगी और इधर भी निकलेंगी, क्योंकि चार्ज जो बीच में होगा तो चार्ज से इधर भी लाइनें निकलेंगी और इधर भी। तो कहने का मतलब है कि ये अगर आपका शीट है तो इधर भी ईएफएलएस जा रही होंगी और इधर भी। तो ऐसे करके आप मान लो हर एक पॉइंट पे परपेंडिकुलर इधर भी होगा हर जगह से, और इधर भी आपका हर जगह से परपेंडिकुलर लाइंस निकल रही होंगी। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पे जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, गॉस लॉ में हम लोग क्या पढ़े थे कि जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वहां से गॉसियन सरफेस आपका जरूर पास करना चाहिए। तो एक काम करो, हम लोग ना यहां पे एक सिलिंड्रिकल सरफेस ले लेते हैं। एक सिलेंडर ले लो जो इस प्लेन से, जो इस सीट से पास कर रहा हो दोनों तरफ। सिमेट्री से ले लेते हैं, इधर भी इधर भी। ठीक है,
ये डिस्टेंस आपका x है, इधर भी आप x ले लो। तो मान लो एक सिलेंड्रिकल सरफेस इस सीट के दोनों तरफ है। जस्ट लाइक कि आप इस पेज में अगर एक पाइप डाल दो, पाइप, तो पाइप का आधा हिस्सा इधर और पाइप का आधा हिस्सा इधर। पाइप समझते हो ना, सिलेंड्रिकल, वही सिलेंडर मैंने यहां पे बना दिया। अब देखो, तो अब ये एक क्लोज गॉसियन सरफेस हो गया, ठीक है। अब देखो यहां से अगर हम लोग EFLS ड्रॉ करें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक, इधर भी ड्रॉ होगा। तो अब एक काम करते हैं हम लोग, थोड़ा इसको ना, ये ज्यादा साइज लग रहा है, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। ठीक, अब सही लग रहा है। तो देखो इस सिलेंडर में, ये सिलेंडर को पहले लिख लो, दिस इज गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, ओके। अब अपने को पता है कि यहां पे सिलेंडर में टोटल सरफेस कितने हैं, 3। एक ये फ्लैट सरफेस हो गया, इधर भी फ्लैट सरफेस हो गया, और ये जो हो गया आपका कर्व सरफेस। तो जरा गौर करना दोस्तों कि यहां पे अगर कोई भी छोटा सा एरिया वेक्टर ले, कुछ भी ले, तो यहां पे आपका फील्ड जो होगा वो आगे और एरिया वेक्टर भी आगे। तो फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया, 0, क्योंकि फील्ड लाइंस भी इधर और एरिया भी इधर। दोस्तों इसकी भी वही हाल हो गई, इधर भी एरिया वेक्टर दिस साइड और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी दिस साइड। और यहां पे देखो इस केस में क्या होगा कि एरिया वेक्टर होगा ऊपर, ठीक है ना, और फील्ड जो है, फील्ड तो तुम समझ ही रहे हो, फील्ड इधर होगा, तो एंगल यहां कितना बन रहा होगा, 90। तो टोटल 3 सरफेस है दोस्त, 1, 2 एंड 3। तो एक काम करते हैं, इसको A1 मान लेते हैं, इसको A2 मान लेते हैं, इसको A3। तो इतना पक्का है कि A1 और A2 का मैग्नीट्यूड, इन दोनों एरिया का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम, क्योंकि दोनों फ्लैट सरफेस है। तो देखो अब लगाते हैं हम लोग गॉस लॉ। तो फ्रॉम गॉस लॉ, गॉस लॉ इक्वल टू नेट फ्लक्स इक्वल टू Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। टोटल फ्लक्स जो होता है किसी गॉसियन सरफेस से, वो होता है टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। और नेट फ्लक्स में क्या करोगे, इन तीनों सरफेस के फ्लक्स को ऐड करो, phi1 phi2 प्लस phi3, phi3 इसका हो गया Q इनसाइड। अब एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि इस सिलेंडर का रेडियस है स्मॉल आर, सिलेंडर का रेडियस स्मॉल आर है। तो दोस्तों ये जो सिलेंडर का एरिया होगा, तो सिलेंडर जब इस प्लेन शीट से क्रॉस कर रहा होगा तो वो अपने क्रॉस सेक्शन के बराबर एरिया को काटा होगा। अगर तुम्हारा इस तरीके से प्लेन शीट है और उससे तुम पाइप को भेजोगे, कोई सिलेंडर को भेजोगे, तो सिलेंडर का जो एरिया होगा उतना ही एरिया जो शीट का होगा, यानी इस एरिया में जो भी चार्ज होंगे वही चार्ज उस पाइप के अंदर होगा, है ना। कि अगर सिलेंडर को भेजेंगे तो सिलेंडर का जो एरिया होगा वो एरिया में जो चार्जेस होंगे, मतलब इस एरिया में जो जितने चार्जेस होंगे, जो सिलेंडर के चार्ज के जो उस एरिया में चार्ज होगा, वो रोल प्ले करेगा आपका Q इनसाइड का। तो चार्ज कितना होगा, तो देखो हमने क्या लिखा है यहां पे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, तो सिग्मा इक्वल टू होता है दोस्तों चार्ज डिवाइडेड बाई एरिया। तो अगर आपको चार्ज चाहिए तो सिग्मा को मल्टीप्लाई करना होगा एरिया से। तो Q इनसाइड कितना आएगा, तो सिलेंडर का एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, वो फ्लैट एरिया, और इनटू कितना हो गया दोस्तों, सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये समझ में आया चार्ज कैसे है, जो सिलेंडर का आपका एरिया है वो उतना ही एरिया का वो शीट को कट करेगा, तो वो एरिया मल्टीप्लाइड बाई चार्ज डेंसिटी। चलो अब देखते हैं phi1 और phi2। तो phi1 यानी इस सरफेस के थ्रू,
तो इस सरफेस का एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो E, और cos जीरो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में, तो 1 हो गया। फाई 2 की बात करो तो सिमेट्री से अगर ये x डिस्टेंस है और ये भी x है, तो अगर यहां तुम E मान रहे हो तो यहां भी E मानना होगा, और A2 और E का डायरेक्शन भी क्या है, सेम। तो इसके लिए भी आप लिखोगे पाई आर स्क्वायर E। कोई पूछेगा दोनों तरफ आपने E क्यों लिखा, तो मैंने सिलेंडर को सिमेट्रिकली लिया है, इधर भी इसकी x लेंथ है, उधर भी इसकी x लेंथ है। चलो, तो अब उसके बाद फाई 3 देखो, एरिया वेक्टर फील्ड के ऊपर क्या है 90 का एंगल, तो उसका फ्लक्स क्या हो गया 0। अब इधर देखो कितना आ गया पाई आर स्क्वायर इनटू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहां पे क्या हुआ 2 पाई आर स्क्वायर E इक्वल टू पाई आर स्क्वायर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब दोस्तों पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर हो गया कैंसिल, तो E इक्वल्स टू फाइनल रिजल्ट जो आया, सो E इक्वल्स टू, देखो क्या आंसर निकल गया, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो दोस्तों E इक्वल्स टू निकल के आया आपका सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देख लो, ये जो E निकल के आपका आया है, ये किन बातों पे डिपेंड कर रहा है, ये ना x पे डिपेंड कर रहा है, ना इस रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, ना इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि ये सिलिंड्रिकल है। अगर सिलिंड्रिकल की जगह तुम क्यूबिकल भी लेते ना तो भी यही निकल के आता, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो कहने का मतलब है कि हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल के आ रहा है वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। आप गौर से देखिए, इस एक्सप्रेशन में आपको कहीं भी डिस्टेंस वाला फैक्टर नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि कहीं x या r लिखने का जगह ही नहीं है। तो इसका मतलब ये एक ऐसा फील्ड हो गया जो x के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। मैं इसको नेक्स्ट, आप एक बार इसको राइट डाउन करो, फिर मैं इसको अलग से ढंग से लिखाता हूं, ठीक है ना। आप एक बार लिख लो इसको, ओके, लिखो। तो दोस्तों देखो, मैंने उसी सीट को बोर्ड पे फिर से ड्रॉ कर दिया है, और ये कई सारे पॉइंट्स जो अलग अलग डिस्टेंस पे हैं और उनकी डायरेक्शन भी अलग अलग है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये कोई भी पॉइंट्स हो जाए, चाहे 1 2 3 4 5 6, इनकी कोई भी दूरी प्लेट से हो, एक बात पक्की है कि इन सभी के फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा दोस्तों, वो आपका सेम होगा irrespective of their distance from the plate, ओके। और एक साइड के तो डायरेक्शन भी सबके क्या होंगे सेम, इधर वाले के इधर और उधर वाले के उधर, अगर ये पॉजिटिव प्लेट है तो। और वैल्यू कितना होगा दोस्तों, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ओके, जो हमने अभी डिराइव किया है। मीन्स कि दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड which does not depend on distance from source। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करने वाला आपका फील्ड हो गया, ओके। तो आप जैसा कि बोर्ड पे देख रहे हो, जो मैंने आपको लिख के बताया, ठीक है। अच्छा, एक बात और, जो ये डायग्राम आपको दिखता है ना बार बार प्लेट ऐसे, लेकिन नेक्स्ट डायग्राम से आपको ये प्लेट इस तरीके से नहीं दिखेगा। कैपेसिटर में हम लोग इसको ना एकदम फ्रंट से देखेंगे। तो देखो, मैं ठीक इसको कैमरा के सामने किया, अगर आप किसी पेपर को ठीक सामने से देखोगे तो आपको सामने से सिर्फ एक लाइन नजर आएगी, है ना। तो बार बार प्लेट्स ऐसे बना के नहीं दिखाए जाएंगे, आपको ना इसी का एकदम से ऐसे बना दिया जाएगा, ऐसे, तो और लिख दिया जाएगा कि ये प्लेन शीट है। तो उस समय ना आप इसको रॉड मत मान लेना, ये एक लाइन, ये प्लेन शीट ही है, बस इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, एकदम फ्रंट से देख रहे हैं। तो फ्रंट से देखने पे ये सिर्फ एक लाइन जैसा दिखाई पड़ेगा, है ना। तो एक लाइन ड्रॉ किया हुआ रहेगा, तो इसको भी आपको क्या समझना, शीट्स। और यहां पे अगर फील्ड दिखानी हो तो इस तरफ हम लोग EFLS ड्रॉ कर देंगे। ये देखने में रॉड लग रहा होगा, लेकिन ये रॉड नहीं है, बल्कि एक शीट को सामने से देखा गया है। तो इधर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस साइड इधर हो गया, इधर इधर हो गया, ओके दोस्तों।
तो इस तरीके से भी डायग्राम आपको याद रखना है। ये दोनों, ये ज्यादातर यूज ये नीचे वाला ही होने वाला है। इसी शीट को हम लोग इधर से सामने से देखेंगे तो एक लाइन दिखेगी और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, चलो अब इस पे एक एग्जांपल करते हैं तो और क्लियर होगा हमको। इसको लिख लो पहले आप। ओके, तो दोस्तों देखो ये एक प्रॉब्लम आपके सामने रखा गया है। अब इसमें आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, जो फॉर्मूला भी हमने डिराइव किया उसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। यहां दो पैरेलल प्लेन इनफाइनाइट सीट रखा गया है। एक सीट ये रखा गया जिसपे सिग्मा चार्ज है और ये दूसरी सीट है जिसपे नेगेटिव सिग्मा है। नेगेटिव का मतलब समझिए, इसमें नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वो भी 3 जगह, ए, बी और सी। अब तुमको ये तो पता है कि ये डिस्टेंस नहीं दिए गए क्योंकि इसका कोई मैटर, इसका कोई वैल्यू यहां पे है ही नहीं। जब ये यूनिफॉर्म फील्ड ही पैदा करेंगी तो आपको डिस्टेंस लेके करना क्या है ना। चलो, तो अपने को कहा गया कि ए, बी और सी पे फील्ड बताओ। देखो सॉल्व करते हैं। पहली बात, हर एक पॉइंट इस दो चार्ज सोर्स के इन्फ्लुएंस में, दो दो सीट्स यहां पे हैं तो हर जगह दोनों का इफेक्ट आएगा। तो एक काम करो, आप ना राइट डायरेक्शन में मान लो पॉजिटिव एक्स एक्सिस और लेफ्ट डायरेक्शन में मान लो नेगेटिव एक्स एक्सिस। इधर वाली फील्ड को हम लोग पॉजिटिव बोलेंगे और इस साइड वाली फील्ड को नेगेटिव। अब सोचो, सबसे पहले मेरे को कैलकुलेट करना है ई ए इस पॉइंट पे। तो देखो, इसको बोलो प्लेट नंबर 1, इसको बोलो प्लेट नंबर 2। प्लेट नंबर 1 पॉजिटिव है, ये शीट पॉजिटिव है, तो इसकी वजह से फील्ड जो यहां पे होगा वो लेफ्ट की ओर होगा, दैट इज E1। और नंबर 2 नेगेटिव है, तो तुम अच्छा कहोगे डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो ऐसा करो ना, ए पे कोई टेस्ट चार्ज रखो, तो टेस्ट चार्ज को ये पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, तो इसका मतलब है E1 दिस साइड, और उस टेस्ट चार्ज को ये अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, इसका मतलब हो गया E2 इधर हो गया। तो पॉइंट ए पे E1 और E2 तो अपोजिट हो गया। तो जब EA निकालने जाओगे तो लिखोगे E1 प्लस E2। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, अच्छा वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं हम लोग, रिजल्टेंट निकालना है। तो E1 का डायरेक्शन किधर है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में। मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और डायरेक्शन कौन सा है, नेगेटिव एक्स। तो नेगेटिव एक्स दिखाने के लिए यहां पे क्या लिख दो, -i। फिर इसकी वजह से देखो नंबर 2 की वजह से उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो उसका मैग्नीट्यूड भी लिखोगे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब तो में से बहुतों को कंफ्यूजन होगा कि सर ये तो नेगेटिव सिग्मा है, तो आप तो नेगेटिव सिग्मा लिखो। अरे भाई, मैंने बोला है कि वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ऑलवेज पॉजिटिव लिखते हैं। साइन की वजह से जो होना था, नेगेटिव होने की वजह से ही तो अट्रैक्ट कर रहा, वो तो मैं दिखा ही रहा हूं आपको। तो आप ना इसको भी लिखोगे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और डायरेक्शन जो दोगे तो देखो ये किधर है, ये पॉजिटिव एक्स की तरफ है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो i से। तो आपको ताज्जुब नहीं होना चाहिए। कोई पूछे यार इसमें नेगेटिव उसमें पॉजिटिव, अरे नेगेटिव पॉजिटिव तो डायरेक्शन की वजह से आ रहा है। मैग्नीट्यूड तो आपको हर हालत में सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ही रखना है। अब देखो, अब ये आपका देखो, अब सॉल्व करो तो माइनस सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट i अब प्लस सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट i, ये कैंसिल हो गया और आंसर आ गया 0। यानी ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 0। अब जरा सी पे देखते हैं। अब ऐसे तुम अंदाजा लगा सकते हो कि सी का भी वही हाल होगा जो ए का हुआ है। जैसे देखो सी पे क्या होगा, नंबर 1 जो है सी को क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे अगर कोई टेस्ट चार्ज रखते हैं तो ये प्लस वाला उसको क्या करता है, रिपेल, यानी दिस साइड। तो E1 इधर होगा। कैसे ये इधर समझ में आया ना, ये प्लस है और ये किसी पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है, रिपेल। ओके, और ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, तो नेगेटिव चार्ज देखो, ये नेगेटिव चार्ज है,
ये इस पॉजिटिव चार्ज यहां पर कोई टेस्ट चार्ज रखते हैं उसको अट्रैक्ट करेगा, तो इस बार E2 इधर होगा। तो फिर तुम देख लो E1 E2 अपोजिट हो गया, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो कैंसिल होके 0 हो ही जाएगा। लेकिन फिर भी मैं सॉल्व कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो फिर से लिखेंगे हम लोग E1 प्लस E2 EC पे, C पॉइंट पे। अब E1 देखो, तो पहले तो मैग्नीट्यूड लिख दो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और देखो डायरेक्शन किधर है E1 का, पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग, तो I से मल्टीप्लाई करो। फिर E2 मैग्नीट्यूड लिखते समय फिर सावधानी, फिर से दिमाग लगाओ, नेगेटिव सिग्मा नहीं लिखना है, सिर्फ सिग्मा लिखेंगे, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये क्या हो रहा है, अट्रैक्ट, यहां क्या लिखोगे, माइनस I। फिर ये कैंसिल होके 0। ओके, अब लास्ट में आ जाओ, तो यहां भी 0, यहां भी 0। बी पे देखो, अब ये पॉजिटिव चार्ज है भाई, तो अगर यहां पे कोई टेस्ट चार्ज रखोगे तो बी पे ये नंबर 1 क्या करेगा, रिपेल, तो E1 भी इधर, और नंबर 2 क्या करेगा, तो ये नेगेटिव चार्ज है, यहां वाले टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट, नंबर 2 भी इसको इधर ही अट्रैक्ट करेगा। ध्यान से सुनो, अगर टेस्ट चार्ज रखोगे तो नंबर 1 रिपेल, नंबर 2 अट्रैक्ट, यानी E1 E2 का डायरेक्शन सेम हो गया, इसका मतलब जरूर यहां ऐड होगा, और वो देखो ऐड होके आएगा, देखो आप यहां पे, तो EB, तो E1 प्लस E2, दोस्तों सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट I प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट I, दोनों में I इसलिए लिखा मैंने क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम। सिग्मा का तो बार बार मैं बोल रहा हूं ना, अब ये ऐड होके देखो कितना आ गया, तो EB इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दोस्तों ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और डायरेक्शन क्या आ गया, I। ये सॉल्व हो गया, तो बाहर वाले पॉइंट्स का 0, बीच वाले पॉइंट का आ गया आपका सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इन डेरिवेशंस को अच्छे से देखो, ये कैपेसिटर में बहुत, आज का क्लास और इसके बाद वाला अगला क्लास जो होगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसको वो सिर्फ यहां पे आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मदद नहीं करेगा बल्कि कैपेसिटर में भी आपको वो बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है ना। तो इन डेरिवेशंस को, हर पॉइंट्स को कई बार 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 सीखो, बार बार समझो। ओके, लिख लो इसको। तो दोस्तों अगला टर्म है हमारा इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कहोगे ये क्या है, फिर देखो सब कुछ तो वही है, इनफाइनाइट है मतलब कि बहुत बड़ा साइज है, लेंथ विड्थ बहुत ज्यादा है, लेकिन कंडक्टिंग प्लेन लिख दिया है, तो बहुत घबराने वाली बात नहीं है। जैसे अभी कुछ देर पहले मैंने बोला था, बुक का एक पेज जो है, एक पेज, ये देखो ये वाला पेज, एक पेज एक सीट की तरह काम करता है, मतलब इसमें एक ही सरफेस है, और ये पूरी बुक जो हो गई, मान लो ये पूरी बुक है, तो ये जो हो गया कंडक्टिंग प्लेन। कहने का मतलब है उसी सीट में अगर थिकनेस डाल दिया जाए, थोड़ा मोटा हो जाए, जैसे ये थोड़ा मोटा हो गया, ढेर सारे पेजेस हो गए, ढेर सारे सीट्स हो गए, इन सभी सीट्स से बना हुआ ये हो गया आपका प्लेन। अब ये कंडक्टिंग है, तो कंडक्टिंग है तो देखो इसके दो, अब चूंकि इसमें थिकनेस आ गई है तो ये वाला सरफेस हो गया और ये भी एक सरफेस हो गया, बीच वाला जो पॉइंट है वो इनसाइड का काम करेगा। तो मान लो अगर ये कंडक्टिंग है, जैसा कि लिखा हुआ कंडक्टिंग, तो इस पे जो भी चार्ज दोगे, तो तुमने पढ़ा है बिहेवियर ऑफ कंडक्टर में कि जो चार्ज देते हैं वो बल्क में नहीं रहता है, बल्क में नहीं रहता है, वो कहां चला जाता है, सरफेस पे चला जाता है, दोनों तरफ सरफेस पे चला गया, इधर भी चला गया और इधर भी चला गया। बीच वाले जो पेजेस हैं ये बेकार है, क्योंकि ये भी सीट्स हैं बट वो आपका कंडक्टर के इनसाइड का हिस्सा है, इसलिए वहां चार्ज नहीं होगा। तो तुम ये कह सकते हो कि सर दो सरफेस, एक इधर वाला और एक इधर वाला, ये काम का है जहां पे क्या रह सकता है, चार्ज। तो कहने का मतलब है कंडक्टिंग प्लेन में कुछ भी तुमको नया नहीं सीखना है। कंडक्टिंग प्लेन इज नथिंग बट ये समझो कि इसमें दो सीट्स हो गए, एक ये सीट हो गया और एक सीट हो गया, यानी प्लेन सीट में सिर्फ एक सरफेस हो गया, कंडक्टिंग प्लेन में दो सरफेस हो गए। बीच वाले सरफेस को काउंट मत करना, उसमें चार्ज रहेगा ही नहीं, है ना दोस्त। तो इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और देखो कैसे होगा। तो एक काम करते हैं, अभी मैंने बोला था कि एक सीट को आगे से देखते हैं तो सिर्फ एक लाइन दिखती है,
तो ऐसा करेंगे, कंडक्टिंग प्लेन को कुछ ऐसा ऐसे दिखाएंगे। आप बोर्ड पे ध्यान देना, जो अच्छे से ध्यान देना बोर्ड पे। तो देखो ये एक कंडक्टिंग प्लेन है, अब ये मैंने थिकनेस बना दिया, वो बुक देख रहे थे ना अभी तुम, वही थिकनेस हो गई। बीच में ये बल्क हो गया, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो, चार्ज भी जीरो। चार्ज कहां कहां रह सकता है? इस सरफेस पे रह सकता है। और कहां रह सकता है? इस सरफेस पे रह सकता है। दोनों सरफेस पे चार्जेस होंगे। तो समझो कि एक तरीके से ये दो शीट एक तरीके से पैरेलल रखा हुआ है। ये कंडक्टिंग प्लेन को आप मान सकते हो, ये दो शीट की तरफ बिहेव कर रहा है। इसके ऊपर भी चार्ज डेंसिटी आप प्लस सिग्मा मान लो, इसको भी मान लो, इधर वाले सरफेस को भी मैंने प्लस सिग्मा ही दे दिया, ठीक है। और इनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो आप जान ही रहे हो, प्लेट्स के परपेंडिकुलर, ऐसे भी जानते हो कंडक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर ही होता है EFLS। ये हो गए, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग इंटरेस्टेड हैं, यहां से ये पॉइंट P है, जिस तरीके से पॉइंट पहले P लिया था, यहां से x डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो क्या करना होगा? कुछ खास नहीं करना है, हमें फिर से एक क्या कर लेना है, कंडक्टिंग सरफेस ले लेना, एक गॉसियन सरफेस ले लेना, सॉरी। देखो ये हमने ले लिया एक गॉसियन सरफेस, ठीक वैसे ही सिलेंड्रिकल ले लिया, देखो सिलेंड्रिकल है, ये भी सिलेंड्रिकल हो गया, सब कुछ वैसे ही चल रहा है। बस तुमको बस एक फर्क दिख रहा है, यहां दो दो सीट्स है, और कुछ फर्क नहीं है भाई। अब यहां पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर भी इधर, दोनों पैरेलल। यहां पे भी एरिया वेक्टर A2 दिस साइड, इलेक्ट्रिक फील्ड भी दोनों पैरेलल, ओके। अब बीच में तो आप देख लो एरिया वेक्टर आपका ऊपर A3, ये तीसरा सरफेस, जो आपने वहां किया सब एज इट इज चल रहा है। कहां कहां फर्क आएगा अभी अभी पता चल जाएगा। तो देखो फ्रॉम गॉस लॉ, गॉस लॉ से देखते हैं। तो नेट फ्लक्स इक्वल्स टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। अब देखो φ1 कितना लिखोगे? तो बस बात वही है, रेडियस r मान लो, रेडियस r मान लो, तो पाई r स्क्वायर्ड E cos 0, इसका भी वही हाल हो जाएगा, पाई r स्क्वायर्ड E cos 0, क्योंकि एरिया वेक्टर ऑफ फील्ड सेम डायरेक्शन में है। φ3 हो जाएगा 0, क्योंकि 90 के एंगल पे देख रहे हो, फ्लक्स जानते हो E डॉट da, तो 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से नेट फ्लक्स, अच्छा नेट फ्लक्स की जगह हम लोग लिख सकते हैं Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। नेट फ्लक्स बराबर φ1 प्लस φ2, और साथ ही साथ गॉस लॉ से हम लोग लिख सकते हैं नेट फ्लक्स इक्वल टू Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब Q इनसाइड कैसे लिखेंगे? तो सुनो, पहले एक शीट था, तो एक सिलेंडर का एरिया क्रॉस सेक्शन यहां पे कटा था, लेकिन इस बार दो दो सीट्स हैं, तो इन दोनों सीट का ये एरिया तो सिलेंडर के अंदर ही होगा। तो जब Q इनसाइड निकालने जाओगे दोस्त, तो लिखोगे 2 इंटू, कोई 2 से पूछे क्यों मल्टीप्लाई किया, तो कह देना कि दो दो सरफेस, यानी जब कोई पाइप जाएगा तो वो उस बुक का इधर वाला भी पेज काटेगा, उधर वाला भी पेज कट करेगा। तो इस तरीके से 2 इंटू पाई r स्क्वायर्ड इंटू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर हो गया आपका, ये भी दोनों ऐड हो गया, 2 पाई r स्क्वायर्ड E, ओके। अब देखो यहां से क्या कैंसिल हो जाएगा, तो पाई r स्क्वायर्ड कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितना बढ़िया रिजल्ट आ गया। देखो जरा ध्यान देना बोर्ड पे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो निकल के आया, वो निकल के आया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। याद करो प्लेन शीट का जो कि नॉन कंडक्टिंग का था, उसका आया था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, उससे ठीक डबल आया इसका, और आना भी चाहिए, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये कुछ अलग है ही नहीं। आपने जो एक शीट के लिए काम किया, आप मान के चलो यहां पे 2 शीट है,
ओके, और उन दोनों शीट की वजह से कह सकते हो कि ये बना हुआ है और इसका फील्ड देखो जस्ट डबल आया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये फील्ड भी जो आपका निकल के आया दोस्तों, वो कैसा निकल के आया? यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस। ठीक है, समझ में आ गया? तो बहुत सिंपल है, आप इस तरीके से ये डेरिवेशन करो, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और खासकर नेक्स्ट चैप्टर के लिए। तो इसको लिख लो दोस्तों, चलो लिख लिया आपने? ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं। कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हम लोग इन प्लेट्स को लेके, मतलब मल्टीपल प्लेट्स को लेंगे, चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, जो इस चैप्टर में नहीं, जिसपे कंपटीशन में तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, उनका ज्यादा इफेक्ट, ज्यादा उनका फायदा तुम्हें कैपेसिटर में मिलेगा। तो कल का जो क्लास होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इन्हीं थ्योरीज को अप्लाई करेंगे उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, और कुछ कुछ टेक्निकल चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है, तब तक आप, अब देखो, अब तुम्हारे सामने वो 3 स्फीयर हो गए और ये 2 आज का डेरिवेशन हुआ, 5 डेरिवेशंस। इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, बार बार कॉपी में राइट डाउन करो। ओके दोस्तों, ठीक है, तो लिख लेना और अच्छे से याद करना।